नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सूरजकुंड की पहाड़ियों में लग रहे 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणा के संगीतकार सोमवीर सांगवान और रुचिका जांगड़ सहित बॉलीवुड से सलमान अली ने अपनी प्रस्तुतियां दी और अपने गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। सूरजकुंड की बड़ी चौपाल हरियाणा और बॉलीवुड के गीतकारों के नाम रही। बड़ी चौपाल पर हरियाणा के मशहूर कलाकार सोमवीर सांगवान और रुचिका जांगड़ हरियाणवी गीतों से उन्होंने सबका मन मोह लिया। दोनों ही संगीतकारों ने अपने गीतों के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया। इसके साथ ही हरियाणा के मेवाड़ से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले इंडियन आइडल के विजेता रहे सलमान अली ने भी अपने सुरों का जादू खूब बिखेरा। 35वां मेला है और हरियाणा प्रदेश की अपनी पहचान है, खाने से, पीने से, गाने से, बजाने से। और हरियाणा प्रदेश कहीं भी चले जाइए, इसकी अपनी धूम है। और हरियाणा प्रदेश के लोग अपने गाने और बजाने में हमेशा इस चौपाल से, चाहे विदेशी लोग हों, हरियाणवी कल्चर के साथ अपने शेयर करते हैं। और हरियाणा का खान पान भी एक अलग है। और मैं हरियाणा कल्चर के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपनी जो संस्कृति को उसको बरकरार। यूनिवर्सिटी में भी रोजगार के लिए भी मेरी कौशल विकास यूनिवर्सिटी है, उसमें कौशल में रोजगार है, संस्कृति है, सक्षम है या दूसरे हैं, हर चीज़ के लिए मेरी अपनी दूधौला यूनिवर्सिटी। वहीं सूरजकुंड में जहां बड़ी चौपाल पर हरियाणा के कलाकारों ने अपना जादू बिखेरा, तो वहीं सूरजकुंड की वादियों में लग रहे 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में ब्रज के क्षेत्र के रसिया ने भी धूम मचाई हुई है। ब्रज क्षेत्र के रसिया के संगीतकार दर्शकों को जमकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मन मोह रहे हैं। हरियाणा में ब्रज क्षेत्र के गीतों का अपना ही एक अलग महत्व है और खासतौर से जब रसिया गाए जाते हैं तो लोगों को जमकर मजा आता है। सूरजकुंड मेले में भी ब्रज क्षेत्र के रसिया अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। शुरुआत से ही मेले में आने वाले दर्शक इसका आनंद उठा रहे हैं। रसिया के साथ साथ नगाड़े से निकलने वाली धुन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मेले में शायद ही ऐसा कोई बिरला बस्ता हो जो नगाड़े पर नाचने वाले रसिया का आनंद ना ले। जब भी मेले में रसिया पार्टी अपना नगाड़ा लेकर प्रोग्राम करने के लिए निकलती है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। तो लोग कई घंटे तक रुक कर इस प्रोग्राम का आनंद लेते हैं और इस प्रोग्राम को काफ़ी पसंद करते हैं। मेले में आने वाला बच्चा हो या फिर बुजुर्ग या कोई महिला हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, इस नगाड़े का जमकर आनंद लेते हैं, भरपूर मनोरंजन करते हैं। और इतना ही नहीं, ब्रज क्षेत्र के रसिया देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। दूसरे देशों से आने वाले हस्तशिल्प भी इनकी कला के मुरीद हैं। दूसरे देशों के कलाकार भी इस देश के संगीत को बड़े ध्यान से सुनते हैं और दर्शकों के नृत्य को मजे लेकर देखते हैं। दरअसल रसिया पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य ग्रामीण इलाके में होली के समय पर किया जाता है। तो वहीं 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार पेंटिंग गुरु शिल्पकार गोपाल प्रसाद शर्मा पेंटर की स्टॉल खास है। पेंटर ने बताया कि भारत सरकार ने उन्हें 2018 में अवार्ड से भी नवाजा है और वो हिस्टोरिक पेंटिंग्स बनाते हैं। पेंटर ने बताया है कि भारत सरकार ने उन्हें 2018 में अवार्ड से भी नवाजा है। उन्होंने बताया कि वे मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं। उनके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। इनमें सबसे छोटे चित्र राई पर बनाए गए हैं। इन 1 mm के चित्रों में महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, मदर टेरेसा जैसे महान हस्तियां शामिल है। ये पेंटिंग में नेचुरल कलर्स से बनाता है और ये जो कलर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं। इनमें काफ़ी बारीकी से काम किया जाता है। मैं नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट हूँ और भारत सरकार ने 2018 का मुझे शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया है और मैं मिनिएचर पेंटिंग्स बनाता हूँ और कई मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं
मतलब विश्व में सबसे छोटे चित्र मैंने राई के दाने के ऊपर पोर्ट्रेट बनाए, जो विश्व के सबसे छोटे चित्र है 1 mm के, जिसमें मैंने महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा के चित्र बनाए हैं। और ये सारी मेरी मिनिएचर पेंटिंग्स है। इसके अंदर मैं रियल गोल्ड का काम करता हूँ और नेचुरल कलर से ये पेंटिंग्स बनाई जाती है और बहुत फाइन वर्क होता है, इसमें डिटेल वर्क होता है। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज है। और मतलब अभी जो है आपके यहाँ पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एक स्टूडेंट ने मेरे ऊपर मास्टर्स किया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बस डिपो पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का दूसरा दिन भी हड़ताल जारी रही। रोडवेज यूनियन के प्रधान रविंद्र नागर का कहना है कि हड़ताल का दूसरा दिन है और भी हरियाणा रोडवेज की बल्लभगढ़ डिपो से सभी बसें बंद है। प्रधान का कहना है कि सरकार ने उनकी 2018 से मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर समय समय पर सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। हरियाणा रोडवेज की 2 दिन की हड़ताल से यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई, जो कि इसके जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहे हैं। अगर सरकार अभी भी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ऐसे ही बसों को बंद कर हड़ताल की जाएगी। वहीं बल्लभगढ़ के बस डिपो के बाहर बस के इंतजार में बैठे सवारियों का कहना था कि हड़ताल का दूसरा दिन है और बसें नहीं चल रही हैं। बहुत सी ऐसी सवारी हैं जिनको पानीपत, सोनीपत की तरफ जाना है। बस डिपो के बाहर बस का इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट बस वाले किराया ज्यादा ले रहे हैं। बल्लभगढ़ बस डिपो के बाहर 4 महीने की बच्ची को गोदी में लेकर बैठी महिला का कहना है कि उन्हें पानीपत जाना था और वो सुबह से बस का इंतजार कर रही है। कहाँ जाना आपको? पानीपत। कब से बैठे हुए आपने? हो गए 8 बजे पापा के साथ आए। तो क्या आपको पता नहीं था कि बस की हड़ताल है 2 दिन की? नहीं। तो आप कैसे जाओगे घर? हड़ताल बसों की तो अभी तो कोई कुछ पता नहीं है। क्या प्राइवेट साधन नहीं है कोई? पता नहीं। बच्चे को लेकर बैठे हुए परेशानी हो रही है? और क्या परेशानी तो हो ही रही है, बच्चों को भी होगी। क्या करोगे आगे? कैसे घर तक जाओगे? क्या करेंगे, वापिस जाएंगे, फिर देखेंगे कल फिर देखेंगे, फिर दोबारा आएंगे। और क्या, फिर पैसे खर्च करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सर 2 दिन के आह्वान पर हड़ताल थी बसों को, कितनी सफल हुई है जो आपकी जो हड़ताल है ये? देखो हमारी हड़ताल तो इस डिपो की बात करें तो 100% सफल है। अगर कोई बदमाशी करके बाहर से बाहर बस को चलवा रहा है तो उससे हमारा कोई लेना नहीं। हमारा काम तो इस डिपो से कोई बस, एक भी बस बाहर नहीं गई। और सिर्फ इस डिपो की बात नहीं है, आप नगर निगम पर देखें जाकर, नगर निगम में पूरी तरह से ताला बंद है। बिजली के 70% से ज़्यादा कर्मचारी काम पे नहीं है और जो अगर बिजली बंद हो गई तो उसको चालू करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एसेंशियल सर्विस में होने के नाते जो वाटर सप्लाई है वो पूरी तरह से चालू रखा है। स्वास्थ्य का है उसको हमने पूरी तरह से चालू रखा हुआ है। बाकी विभाग अगर कोई बिजली बंद हो जाती है तो उसको चालू करने वाला कोई। चलिए खबरों में बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में देश की बड़ी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीय देशव्यापी हड़ताल में नगर निगम और रोडवेज कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हालांकि इस हड़ताल का शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की तरफ से हरियाणा रोडवेज डिपो के सामने बैठकर देशव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया, तो इसलिए ये भी सरकार से मांग की है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे रोजगार मिले। इसके अलावा कर्मचारियों की पिछली जो मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाना चाहिए। इन सभी मांगों के बीच ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ एटक का हरियाणा से। आज हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ये सरकार है, ये मजदूर और कर्मचारी विरोधी सरकार है। आए दिन कर्मचारी और मजदूरों के खिलाफ ये कानून लाती है। अभी जो 40 श्रम संहिताएं थी जो उनको लेबर कोड में ये सरकार बदल रही है और उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जो लेबर कोड 4 बनाने जा रही है उसमें पूंजीपतियों का, टोटली पूंजीपतियों के हाथ में ये कमान देने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा समान वेतन समान काम जो है वो भी हमारी मांग है। और जिस तरीके से सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही है वो भी है। और जो सरकारी जो चीज़ें हैं जैसे रेलगाड़ी है, बीमा है,
गुरुग्राम के सेक्टर 84-85 में बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मिट्टी के धंसने से 2 मजदूर मिट्टी में दब गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। गुरुग्राम के सेक्टर 84-85 में कंस्ट्रक्शन साइट पर बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें जिस वक्त मिट्टी की खुदाई की जा रही थी, उस वक्त कई मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से मिट्टी धंस गई और जिसमें 2 मजदूर दब गए। एक मजदूर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया, जिसे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरे मजदूर की हालत ठीक बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की जा रही है और आखिरकार इसमें ठेकेदार की क्या गलती रही थी या फिर इस हादसे का क्या कारण कुछ रहा, इसकी तफ्तीश की जा रही है। सर वो ड्यूटी उधर थी, जब एक मजदूर था उसको तो मिट्टी में थोड़ा दब गया, उसको लेके गए अस्पताल। तो मेरी ड्यूटी उधर थी, ये देखा नहीं, कुछ भी देखा ही नहीं सर का कंडीशन क्या बताएं। ठीक, ओके सर पुलिस वगैरह फायर ब्रिगेड सारे आए थे, ग्रामीण लोग। हाँ अस्पताल ले गए अभी। हाँ, गांव सिकंदरपुर और बढ़ा दोनों का ये रेवेन्यू है जहां ये हादसा हुआ है। एसएस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ सेक्टर 84-85 में, और वहाँ कोई बेसमेंट की खुदाई के दरमियान कोई मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से वहाँ हादसा हुआ है। वो दोनों जो लोग थे वो वहीं अपना मजदूरी का कार्य करने वाले लोग। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सोना में इस समय चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरों ने बाईपास ट्रैफिक पुलिस बूथ के सामने ही 2 दुकानों से लाखों रुपए की चोरी कर वहां से फरार हो गए। इसमें से एक दुकान स्पेयर पार्ट की है और दूसरी दुकान कंप्यूटर स्पेयर पार्ट की है। चोरों ने ममूटी की दीवार को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर कस्बे की चोरियों की बात करें तो इन 2 महीनों के अंदर दर्जन भर से अधिक कस्बे में चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस किसी भी चोर का सुराग नहीं लगा पाई है। बाहर ताले वाले खोले मैंने, और ताले खोलते ही शटर से अखबार उठा के मैंने काउंटर पे रखा, तो देखा तो काउंटर की जो दोनों दराज थी वो टूटी हुई थी। टूटने के बाद उसमें मैंने नज़र मारी, ऊपर वाली दराज में 500 के 4-5 नोट पड़े थे, वो सेब पड़े थे। नीचे वाली दराज से जो है लगभग 1,30,000 या 35,000 होंगे, वो गायब थे, जिन्हें वो चोर जो है चुरा कर ले गए। मैं छत पे गया, छत पे देखा तो माउंटी की जो पूरी लेंटर था वो चोरों ने जो है हटा रखा था, जहाँ औजार प्लास पेचकस सब वो वहीं पड़े हैं। तो मैं हक्का बक्का रह गया। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना की, थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी की सूचना के बाद एडिशनल एसएचओ मौके पर पहुंचा। अपराध शाखा सोना वाले भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने मौका मुआयना किया तो सामने से तो कुछ नज़र आया नहीं, ऊपर से उन्होंने जांच की है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि भी कौन है। जबकि इससे पहले लॉकडाउन में भी पिछले साल चोरों ने ऊपर से माउंटी का दरवाज़ा तोड़ा था, दरवाज़ा तोड़ के नीचे से थोड़ा बहुत जो कैश था। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। चंडीगढ़ द्वारा लघु सचिवालय पलवल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एडीजी पीआईबी राजेंद्र चौधरी व जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया जिला प्रशासन एवं आमजन के बीच सेतु का काम करती है। मीडिया कर्मियों को लोगों तक तथ्यात्मक व सटीक जानकारी पहुंचानी चाहिए। इसके साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। अंतिम पंक्ति तक खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि पलवल जिले में विकास को गति प्रदान की जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए डेवलपमेंट कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। केजीपी एक्सप्रेसवे पर गांव पेलक के निकट इंटरचेंज बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। हो सकता है वो वर्चुअल मीडिया में अभी भी उतना इफेक्टिव नहीं है, उसके अपने कुछ फायदे हैं, लेकिन बीच बीच में आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और उसी श्रृंखला में आज हम ये वार्तालाप आयोजित कर रहे हैं। एज एडीजी पीआईबी चंडीगढ़, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड आई हैव द एडिशनल चार्ज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब इस महीने के शुरुआत में केंद्र सरकार से निर्देश मिले
कि हमें शुरुआत करनी है दोबारा से वार्तालाप की, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days वी हैव बीन एबल टू ऑर्गेनाइज 8 वार्तालाप। 3 हमने जम्मू कश्मीर में किए, जिसमें उधमपुर, इधर किया, राजौरी में किया और एक पुंछ में किया। हरियाणा में ये पहला जिला है जहाँ से हम वार्तालाप की शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब में हमने जलंधर में किया। यूटी ऑफ चंडीगढ़ तो ऑब्वियसली देयर इज नो रूरल एरिया, वी डिड इट इन चंडीगढ़। और हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और ऊना में हम लोग पहुँचे। तो मुझे लगता है तेज शुरुआत हमने की है और इसी कड़ी में आज ये वार्तालाप आपके बीच में है। उसके बाद ये विषय हमारे बीच में आया कि आज किस विषयों पर आपसे बात की जाए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट, कौन सी थीम चुनी जाए जिसके ऊपर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को आप तक पहुंचने की जरूरत है। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी पलवल द्वारा व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में गेहूं की फसल को सुखा कर लाएं ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 निर्धारित किया है। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि पलवल के अनाज मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। गेहूं की खरीद के लिए मार्केट कमेटी द्वारा सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा द्वारा किया जाएगा। खरीद एजेंसियों के लिए निर्धारित कर लिए गए हैं और गेहूं के उठान को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। मंडी में किसानों के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। मंडी में गेहूं की फसल लेकर आने वाले किसानों को गेट पास लेना जरूरी है। मंडी में किसानों के लिए पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। वाटर कूलर लगाए गए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। खरीद 1 अप्रैल से है। इसमें 3 एजेंसी हैं, हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन, FCI और फूड सप्लाई, 3 एजेंसी। बाकी हमारे यहाँ गेहूँ कल से प्राइवेट माना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट का जो रेट है MSP 2015 रुपये है और कल प्राइवेट में जो रेट रखा है 2020 रुपये तक का जो रेट गया है। बाकी मंडी में किसानों के लिए सारी सुविधाएं हैं, लाइट की, पानी की और सारी सुविधाएं किसानों के लिए हैं। बाकी मैं किसानों से अपील करूंगा कि वो जब जो भी अपनी फसल मंडी में लाएँ, चाहे सरसों है चाहे गेहूँ में, सुखा के लाएँ। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।